A1 टीवी के खास कार्यक्रम कल से कविता की ओर, जहां आपसे रूबरू होने जा रहे हैं देश के जाने माने कवि कृष्ण कल्पित। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में 30 अक्टूबर 1957 को जन्मे कृष्ण कल्पित की काव्य शैली कबीर, मीर, गाल और पार्थ से प्रेरित रही है। प्रारंभिक जीवन में अध्यापन और पत्रकारिता करने के बाद कृष्ण कल्पित ने भारतीय प्रसारण सेवा में प्रवेश कर बरसों आकाशवाणी और दूरदर्शन में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं और वर्ष 2017 में दूरदर्शन महानिदेशालय से अपने महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त होकर ये पूरे रूप से साहित्य सृजन में संलग्न हैं। इनकी लिखी कविताओं की अब तक 6 पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं। ये पुस्तकें हैं 1980 में प्रकाशित भीड़ से गुजरते हुए, 1990 में बड़ई का बेटा, 2003 में कोई अछूता संवाद, 2006 में एक शराबी की भूमिका, 2013 में बागे दिल और 2019 में एक महादेश की गाथा। कृष्ण कल्पित ने इसके अलावा कृत्विक घटक के जीवन पर 1997 में एक वृत्त चित्र एक पेड़ की कहानी का निर्माण कर साहित्य जगत में खासी शोहरत हासिल की। तो आइए सुनते हैं कृष्ण कल्पित से उनकी चुनिंदा रचनाएं। A1 टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में मैं अपने नए कविता संग्रह रेखते के बीज और अन्य कविताएं जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, इस संग्रह से कुछ कविताएं मैं सुना रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है नमक की बस्ती। मैं खारी झील का नमक हूँ, मेरे कंधों पर नमक की कई सारी परतें जमी हुई हैं। पसीने, काई, कीचड़, रेत और मरे हुए पक्षियों के पंखों से बना हुआ नमक हूँ मैं एक नमक की बनी हुई सड़क पर चल रहा हूँ। नमक की एक गाड़ी चली जा रही है मेरे आगे, जिस पर नमक के पहिए लगे हुए हैं। नमक का एक गाड़ीवान जिसे हाँक रहा है। भेड़ों का एक झुंड मेरे पीछे चलता आ रहा है, वे भी नमक की बनी हुई हैं। नमक का दरिया था, नमक का आसमान, पक्षी जो उड़ रहे थे वे भी नमक के थे। नमक की नदियों में जो नावें चल रही थी, उनके चप्पू भी नमक के थे। जाल वृक्षों का वह गजिन जंगल, जिसमें पांडवों ने अपने हथियार छिपाए थे, वह भी नमक का बना था। जिसकी हरी शिराओं में जो रक्त बह रहा था, वह भी नमक का था। एक मजदूर नमक के फावड़े से नमक की मिट्टी काट रहा था। एक नदी जो विलुप्त हो गई थी, धरती पर कितना नमक छोड़ गई है। इसी नमक की बस्ती से गुजरता हुआ मैं, नमक का एक ढेला, नमक के महासमुद्र में तैरता हुआ जब हो जाऊंगा विलीन, तब नमक की हवाएं बह रही होंगी। जिनकी कुल देवियों के पांव नमक से धुलते हैं, उन पर बरसते रहते हैं तमाम उम्र नमक के बादल। उन पर बरसते रहते हैं तमाम उम्र नमक के बादल। दूसरी कविता एक प्रेम कविता है और इसमें रेगिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पुराना नक्शा वो सब ध्यान में रखेंगे तो इस कविता का मर्म अधिक समझ में आएगा। कविता का शीर्षक है उमरकोट की सईदा, एक दुर्दांत प्रेम कविता। थार पार करके आऊँगा, काली सांडनी पर चढ़कर, तुम्हारे पास पहुँचने से पहले ही गोलियों से भून दिया जाऊँगा, फिर भी मैं आऊँगा। थार पार करके आऊँगा, काली सांडनी पर चढ़कर, तुम्हारे पास पहुँचने से पहले ही गोलियों से भून दिया जाऊँगा, फिर भी मैं आऊँगा। रेगिस्तान की किसी झुलसती हुई दोपहर को या फिर किसी ठंडी चांदनी रात में। सईदा, ओ उमरकोट की सईदा, क्या तुम्हें पता है दो मुल्कों की सरकारों को चक्कर देकर
जब तुम्हारी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाऊंगा तब मैं कौन सा नगमा गाऊंगा। बरसों पहले तुमने मुझे एक रोटी दी थी, वह अभी भी मैं खाता हूँ। दुर्लभ निर्मल और मीठे पानी का एक लोटा वह अभी भी पीता हूँ। हंडिया में गोश्त भूनकर जब तुम आती थी, यह पूरी सृष्टि प्याज और लहसुन की गंध से भर जाती थी। तुम आई थी भागती हुई लूणी नदी के चौड़े पाट पर, अभी भी जरूर होंगे वहाँ पर तुम्हारे पाँव के निशान। तुमने दिया था मुझे रानी विक्टोरिया का सिक्का, जिसे आज तक मैंने खर्च नहीं किया। मुझे मालूम है तुमने झेली है गरीबी, देखे हैं दुख, उठाए हैं जुल्म। तुम्हारे अब्बा मारे गए सीमा पार करते हुए, तुम जीवित रही इंतज़ार करते हुए, तुम जीवित रही इंतज़ार करते हुए। तुम बचाना सईदा बचाना, तुम बचाना सईदा बचाना। चूल्हे में आँच, आँख में आंसू, कंठ में गान, कोठरी में अन्न। तुम बचाना अपने लंबे केश, अपनी आँखें, पाँव, होंठ, हाथ, स्तन, अपने जिस्म को बचाना सईदा, और अपनी आत्मा। यह समय जाता है, मैं आता हूँ। दो मुल्कों की सरकारें हिलती हैं, मैं आता हूँ। जैसे आती है काली पीली आंधी, मैं आता हूँ। मैं नहीं जाऊँगा अयोध्या, मगध, हस्तिनापुर, बगदाद, ढाका, कराची, कोलकाता, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारे पास आऊँगा सईदा, काली सांडनी पर चढ़कर रेत के धोरों पर भागता हुआ। मुझे मालूम है मैं मारा जाऊँगा, मैं मारा जाऊँगा। तुम फौजियों से मेरे कपड़े, मेरी आत्मा और विक्टोरिया का वह सिक्का मांग लेना जिसे तुमने मुझे दिया था, जिसे तुमने मुझे दिया था। और अंतिम कविता, तीसरी कविता मैं पढ़ता हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा चेहरा। मेरा चेहरा एक गडरिये सा दिखाई पड़े, मेरा चेहरा एक गडरिये सा दिखाई पड़े। एक मोची, रिक्शा खींचने वाले मजदूर, एक बढ़ई, एक मोची, या फिर लुहार का लोहे सा तपा चेहरा, या फिर लुहार का लोहे सा तपा चेहरा। मैं नहीं चाहता मेरा चेहरा दिखाई पड़े किसी अय्याश की तरह, कातिल, लुटेरे, आतताई जैसा। अहंकार से जर्जर राजा का चेहरा, लालच टपकाता उसके मुसाहिब का चेहरा। मैं एक ठोस चेहरा चाहता हूँ, किसी किसान का पसीने से लथपथ, मेले में खो गए बच्चे का मासूम और डरा हुआ चेहरा, जिसके गालों पर ढुलके हुए आंसू सूख कर नमक में बदल रहे हैं। प्रतीक्षारत स्त्री का चेहरा तो एक स्वप्न है। मैं चाहता हूँ अपने आप को भाषा से नहीं, चेहरे से व्यक्त कर सकूं। मैं नहीं चाहता मेरा चेहरा धड़ पर लटके हुए किसी भिक्षा पात्र की तरह दिखाई पड़े। मैं नहीं चाहता मेरा चेहरा धड़ पर लटके हुए किसी भिक्षा पात्र की तरह दिखाई पड़े। मैं चाहता हूँ मेरा चेहरा किसी लेटर बॉक्स की तरह हो, किसी लैंप पोस्ट पर या फिर किसी पेड़ के तने पर लटकता, जिसमें चलती हुई लू या फिर भीषण जाड़े में भी कोई थरथराता हुआ हाथ दिखाई पड़ता हो, चिट्ठी डालता हुआ, चिट्ठी डालता हुआ। रंग रंगीला राजस्थान में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे प्रदेश की लोक कला और संस्कृति से जुड़ी रंग रंगीली खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।